बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 10 के पास पेपर एमसीक्यूज़ हम लोग अभी करने जा रहे हैं। अब क्योंकि चैप्टर नंबर 10 जो है ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके एमसीक्यूज़ बहुत ही आसान है। ये आपको बोर्ड के पेपर में बहुत हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला एमसीक्यू है जी, एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय वन और टू स्फेरिकल सरफेसेस इज कॉल्ड। बच्चों कोई भी वर्ड देखें उसने यूज़ किया ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो होता है ऐसा मीडियम जो जिसके अंदर से लाइट बहुत आसानी से पास कर सके। एक होता है ना ओपेक, जो लाइट को मतलब नहीं गुजरने देगा, मगर जो ट्रांसपेरेंट है उसका मतलब उसमें से लाइट गुजर सकती है। तो अब लाइट इनमें से किस में से गुजरती है, और उसके बाद उसने बोला है गुजरती तो वो लेंस में से, शीशे में से। अच्छा, उसके बाद उसने पूछा है मीडियम बाउंडेड बाय वन या टू स्फेरिकल सरफेसेस, जिसकी एक या कम से कम दो सरफेसेस जो है वो स्फेरिकल हो। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? लेंस इसका आंसर है। ये मैट्रिक में भी आपने पढ़ी हुई है। उसके बाद द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डिस्टिंक्ट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है जी, या इसका दूसरा नाम होता है इट इज ऑल्सो नोन एज नियर पॉइंट, या प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं? हम नियर पॉइंट भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू में उसने आपसे बोला है कि अ लेंस विच इज थिकर फ्रॉम द मिडल एंड थिनर फ्रॉम द एजिज। ये देखें, ये ऐसा लेंस है जो मिडल से क्या है? थिकर है, और एजिज से क्या है? थिनर। ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो आपके तीसरे एमसीक्यू का आंसर है अल्फा। और ऐसा लेंस जो कि थिनर होगा मिडल से, अगर ये देखें ऐसे मैं इसको बनाऊं तो मिडल से ये पतला है और एजिज से ये क्या है? थिकर है। मिडल से थिनर है और एजिज से थिकर है। ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस बोलते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? डेल्टा आंसर है। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एम इज इक्वल टू आई ओवर ओ। तो रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो बच्चों इस एमसीक्यू का आंसर क्या है? अल्फा है। मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में अगर बच्चों आप गौर से देखें तो द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एज सीन थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, इसको हम बोलते हैं बीटा ओवर अल्फा। एंगल मेड बाय द इमेज टू द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, और इसका नाम होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। सो दिस एमसीक्यू हैज ऑप्शन बी आंसर। ठीक है जी, तो 6 एमसीक्यू का आंसर क्या हो गया? बीटा। अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सर्फेसिस इज कॉल्ड। हम ऐसी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो अल्फा ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब लाइन किसी एक पॉइंट पर आके मिलती हैं या उसको कट करके भी गुजरती हैं, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और लेंस जिस सफियर का हिस्सा होता है उस सफियर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, आपको पता है। अच्छा, और लेंस की जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर का दूसरा नाम क्या है? अपर्चर ऑफ द लेंस भी इसको बोला जाता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू में नेक्स्ट जो एमसीक्यू है प्यारे बच्चों 8 वाला, अ पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रेज ऑफ द लाइट कन्वर्ज और अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। अभी बताया था मैंने आपको कि इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होती हैं या उस पॉइंट से आती हुई शो होती हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फोकस बोलते हैं। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। बच्चों अब अगर वो आपको पता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है और अपने नॉर्मल से अवे बेंड होती है, इस चीज को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जब लाइट अपने असल रास्ते से हट जाती है, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। सो 9 एमसीक्यू का आंसर क्या है प्यारे बच्चों? बीटा आंसर है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं अपने 18 एमसीक्यू की तरफ। 10 द डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट फ्रॉम द आई इज 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट की जो वैल्यू होती है बच्चों 25 सेंटीमीटर होती है। अ फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड द लेंस थ्रू विच द रेज डज नॉट चेंज इट्स पाथ। बच्चों आपको पता है सेंटर से जो रेज गुजरती हैं वो बिल्कुल सीधी गुजरती हैं। तो सेंटर से गुजरने वाली रे के ऊपर कोई भी आपको पता है जो है ना वो बेंडिंग का इफेक्ट नहीं होता। और हम उस सेंटर को क्या बोलते हैं? हम उस सेंटर को बच्चों बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं और मिरर के सेंटर को पोल बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो बच्चों इस 11 एमसीक्यू का आंसर क्या है आपके पास? अपना ऑप्टिकल सेंटर। क्या आंसर है बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद बच्चों द
डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियानी फासले को आपको पता है फोकल लेंथ बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस के लिए ये पॉजिटिव होती है और कनकेव लेंस के लिए ये नेगेटिव होती है। उसके बाद व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ब्राउड फ्रॉम अ फार पॉइंट टू द फोकल पॉइंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। बच्चों अगर आप ऑब्जेक्ट को किसी दूर पॉइंट से उठाकर कहां पर ले आए, फोकल पॉइंट के ऊपर ले आए, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस, अगर ऑब्जेक्ट किसी भी लेंस के प्रिंसिपल फोकस के ऊपर पड़ा हो तो आपको बच्चों पता है कि उसका जो इमेज होता है वो कहां पर बनता है। अगर ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर पड़ा होगा तो उसका इमेज बनता है एट इन्फिनिटी। तो बच्चों उसके बाद तो अब इस एमसीक्यू का आंसर क्या हुआ? इस एमसीक्यू का आंसर है कि ऑब्जेक्ट के साइज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट का साइज, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनना इन्फिनिटी पर है, अगर ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा होगा, फोकस पॉइंट के ऊपर पड़ा होगा, तो वो बड़ा ही ऑब्जेक्ट से बनेगा, तो ओवरऑल उसका साइज क्या कर जाना है, इंक्रीज कर जाना है। तो आपके 13 एमसीक्यू का आंसर है चार्ली। द अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स एक्चुअल साइज एंड एंगल सबटेंडेड बाय इट इज एट द जी। तो बच्चों इस एमसीक्यू का आंसर है नियर पॉइंट ऑफ द आई। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअल साइज से अपेरेंट, मतलब जस्ट अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल साइज एंड एंगल सबटेंडेड बाय इट इज एट द नियर पॉइंट ऑफ द आई। बुक की लाइन है ये। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज व्यूड एट अ शॉर्टर डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज व्यूड एट अ शॉर्टर डिस्टेंस द इमेज ऑन द रेटिना ऑफ द आई। तो बच्चों कहते हैं आंख के रेटिना पर बनने वाला जो इमेज होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, द रेसिप्रोकल, आपने मैटर में पढ़ा हुआ है। द रेसिप्रोकल ऑफ द कन्वेक्स द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स इज कॉल्ड। हाँ जी, अगर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लें तो हम उसको बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, पावर ऑफ द लेंस। जो पावर होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डाईऑप्टर, और ये डाईऑप्टर जो होता है पर मीटर के बराबर होता है। ठीक हो गया, 1 डाईऑप्टर। द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, अब देखें पावर इज इक्वल टू 1 ओवर फोकल लेंथ है उसने 50। अब आप देखें 50 सेंटीमीटर है तो ये 10⁻², तो ये बन जाएगा 1 ओवर 50 सेंटीमीटर का मतलब है 0.5, और 0.5 होता है 1/2। तो बच्चों आपकी जो पावर है वो 2 डाईऑप्टर आ जाएगी। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले आपने सेंटीमीटर को मीटर में लाजमी कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने इसको आगे मजीद सोल्व करना है। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस, क्योंकि कन्वेकेव लेंस विर्चुअल इमेज बनाता है, मतलब आमतौर पे तो कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, इसका फोकस विर्चुअल होता है ना। तो 19 एमसीक्यू का बच्चों आंसर है बीटा। द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है इसलिए इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। इन केस ऑफ कनकेव लेंस द इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट इज, कहता है कनकेव लेंस के केस में जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो क्या होता है बच्चों, विर्चुअल भी होता है, डिमिनिश्ड होता है और इरेक्ट होता है। ये आपने उसमें पढ़े हुए हैं, मैट्रिक में जुबानी याद रख लें। उसके बाद द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, रिजॉल्विंग पावर को हम अल्फा मिनिमम के साथ एक्सप्रेस करते हैं, और रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो 1 ओवर अल्फा मिनिमम होती है। और ये भी आप लोगों ने याद रखना है, जो अल्फा मिनिमम होता है वो 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी होता है। तो डी जब ऊपर जाएगा तो डी डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा। ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ लेंस का एक फार्मूला है, ये आपने जुबानी याद रखना है। यहाँ पे डी जो होता है डायमीटर होता है, लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ होती है। ठीक है, डी डायमीटर ऑफ द लेंस है और वेव लैम्डा यहाँ पर जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ है। इसके बाद रेले शो डैट फॉर अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा थ्रू अ लेंस ऑफ डायमीटर डी। अभी आगे रिजॉल्विंग पावर, तो रिजॉल्विंग पावर के लिए जो अल्फा मिनिमम की वैल्यू है वो 1.22 लैम्डा ओवर डी होती है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, तो इसका आंसर क्या है, अल्फा आंसर है 23 का। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, इन केस ऑफ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ग्रेटिंग के केस में जो रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला होता है, कहता है बताएं वो क्या होता है। तो इस 24 एमसीक्यू का बच्चों जो रिजॉल्विंग पावर है ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर के केस में, इसका आंसर है लैम्डा ओवर डेल्टा, लैम्डा बुक में लिखी है। और रिजॉल्विंग पावर ऑफ mth ऑर्डर, अगर हम mth ऑर्डर की उसकी बात करें तो m इंटू n होता है इसका फार्मूला, तो इसका आंसर है अल्फा। तो 25वें एमसीक्यू का आंसर प्यारे बच्चों क्या हो गया जी, अल्फा हो गया। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस देन द इमेज विल बी, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के सामने रख दें तो उसका जो इमेज होगा वो क्या होगा, आमतौर पर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ कनकेव लेंस, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कनकेव लेंस के सामने रख देंगे तो उसका इमेज क्या होगा, तो बच्चों याद रखें उसका इमेज होगा विर्चुअल एंड इरेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, अगर ऑब्जेक्ट को 2f के ऊपर रखेंगे किसी भी कन्वेक्स लेंस से, तो जो इमेज बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट को आप 2f के ऊपर रख देंगे तो बच्चों उसका जो इमेज बनेगा
वो कहाँ पे बनेगा, तो 2f के ऊपर ही बनेगा। आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट पड़ा ही 2f के ऊपर हो तो उसका इमेज भी कहाँ पे बनता है, एट 2f बनता है। कन्वेक्स कनकेव लेंस फॉर्म्स, हाँ जी कनकेव लेंस कहता है कौन सा इमेज बनाता है, तो कनकेव लेंस जो है वो सॉरी कन्वेक्स लेंस वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आमतौर पर बनाता है। उसके बाद कहता है इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड स्लाइटली, इसमें अब ये थोड़ा सा मिसिंग आ रहा है, अब इसमें मुझे क्लियर नहीं पता चल रहा, इसलिए इसको फिलहाल अभी हम स्किप करते हैं। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस इज पॉजिटिव, किसी भी लेंस की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव बच्चों किस वक्त होगी, किसी भी लेंस की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव उस वक्त होगी जब उसका इमेज क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो 31 MCQ का आंसर है अल्फा। मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस इज नेगेटिव, किसी भी लेंस की मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगी, वो उस वक्त होगी जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल फोकस होगा और इरेक्ट होगा। उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज गिवन बाय द रेशियो m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा, टेंजेंट बीटा ओवर टेंजेंट अल्फा जिसको बोलते हैं, तो अल्फा आपका आंसर है। नेक्स्ट, द मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इफ अल्फा एंड बीटा आर द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एंड सीन थ्रू द ऑप्टिकल, ठीक है वो लेंस, तो इसका आंसर है बीटा ओवर अल्फा, बुक की लाइन है। फिर सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ होती है, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ, बीटा आंसर है बच्चों, इसका आंसर क्या है, बीटा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। उसके बाद एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन ऑफ अ वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट की बहुत लार्ज मैग्निफिकेशन बच्चों अगर आप लोगों को चाहिए हो तो उसके लिए आप लोगों को क्या यूज करना पड़ता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ती है। ठीक हो गया, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस यूज होते हैं ना, इसलिए लार्ज मैग्निफिकेशन के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। द कन्वेक्स लेंस यूज्ड इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज ऑब्जेक्टिव लेंस हैज फोकल लेंथ, हाँ जी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू आई पीस, तो शॉर्ट फोकल लेंथ होती है। इफ अ सिंगल कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड क्लोज टू द आई देन इट कैन बी यूज्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पर उसको यूज कर सकते हैं अगर वो आई के करीब लेकर आए। तो 38 का आंसर है बच्चों अल्फा। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, द फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द आई पीस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आई पीस है बच्चों वो जो इमेज बनाती है वो कौन सा इमेज बनाती है, हाँ जी वो बनाती है जो आई पीस इमेज बनाती है, अब याद रखें ऑब्जेक्टिव बनाता है रियल इन्वर्टेड, ठीक है रियल बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है और मैग्नीफाइड बनाता है। जो ऑब्जेक्टिव आई पीस होता है वो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाता है एक तो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और मैग्नीफाइड होता है। ठीक हो गया, वर्चुअल, इरेक्ट, ठीक है एंड मैग्नीफाइड। ये क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आई पीस होती है ना वो सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पर एक्ट करती है, तो ये याद रखें आई पीस सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पर एक्ट करती है। और सिंपल माइक्रोस्कोप कौन से में आता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो क्या आंसर होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बच्चों इसका आंसर होगा। हाँ अगर वो कहता फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अब जो याद रखें जो फाइनल इमेज होता है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ये मैंने अपने लेक्चर में भी क्लियर किया हुआ, यूट्यूब के ऊपर मेरा जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 10 के मुकम्मल सीरीज चैप्टर नंबर 10 की मौजूद है, उसमें आप सीख सकते हैं। जो फाइनल इमेज होता है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो एक तो होता है बच्चों याद रखें इन्वर्टेड उल्टा बनता है और वर्चुअल होता है, और उसके बाद आखिरी पॉइंट जो होता है वर्चुअल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड होता है। ये फाइनल इमेज होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो अगर आई पीस की बात करें तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाती है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय Q ओवर P 1 प्लस D ओवर FE, तो बच्चों इसका आंसर है अल्फा। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस यूज होते हैं, दोनों की कंबाइंड मैग्निफिकेशन हम मल्टीप्लाई करवा के निकालते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ज़रब मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ज़रब मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, तो चार्ली ऑप्शन आंसर है। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई पीस की जो फोकल लेंथ होती है वो ग्रेटर होती है, मैंने आपको बताया एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव। द आई पीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप अभी ऊपर बता के आया हूं कि एक्ट एज सिंपल माइक्रोस्कोप, कन्वर्जिंग लेंस के तौर पे एक्ट करती है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर इज इंक्रीज, कहता है अगर आप ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को बढ़ा देंगे तो एम, अब आप कहते हैं फिर क्या फर्क पड़ेगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि आपको पता है m इज इक्वल टू होता है FO ओवर FE। तो यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर का फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है।
तो अगर आप मैग्नीफाइंग, अगर फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव को बढ़ा देंगे तो मैग्नीफाइंग पावर जो होगी वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा एक बात और, इसके बाद ऑप्शंस देख लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिक्रीज, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के बढ़ाने से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो फोकल लेंथ मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज। और चार्ली ऑप्शन है लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इंक्रीज। तो भाई लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होती है FO + FE, इसको बढ़ाएंगे तो लेंथ भी तो बढ़ी जाएगी। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव अगर बड़ा होगा तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर कम होगी, इसलिए तो ऑब्जेक्टिव छोटा होता है और आईपीस बड़ा होता है। तो इसका बेस्ट आंसर बीटा नहीं है, बल्कि इसका बेस्ट आंसर क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। अब देखिए, अब यहाँ से एक बात और साफ नजर आई कि जब कभी आपको ऐसा MCQ आ जाए तो आपको ऑप्शंस लाजमी गौर से पढ़ने चाहिए, फिर आंसर लगाना चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट MCQ, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसके ऊपर डिपेंड करती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है बच्चों वो डायामीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर लाजमी डिपेंड करती है, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला वही है D/1.22 लैम्डा, ये बड़ा मशहूर MCQ। उसके बाद इफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर वेरी फार ऑब्जेक्ट्स, बच्चों दूर दराज ऑब्जेक्ट को देखने के लिए टेलीस्कोप यूज होती है। अ सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ कितने कन्वेक्स लेंस, बच्चों 2 कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। कितने कन्वेक्स लेंस, 2 कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, तो अल्फा ऑप्शन आंसर है। द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट व्यूड थ्रू द टेलीस्कोप अपीयर्स, हाँ जी, किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो आपको कैसा नजर आता है टेलीस्कोप के अंदर, तो जाहिर बात है हमें जो है वो क्या नाम है, लार्जर नजर आता है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट क्लियर करके लार्जर ही नजर आता है ना उसमें। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ द टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, जब टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट में होती है तो L = FO + FE होता है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप FO/FE, डेल्टा आंसर है। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिपेंड्स अपॉन, हाँ जी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द फॉर द ऑब्जर्वर जी। तो बच्चों इसका आंसर है डायमीटर। रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो हमेशा डायमीटर ऑफ द लेंस के ऊपर डिपेंड करती है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज नो यूनिट्स, मैग्नीफाइंग पावर के तो यूनिट ही कोई नहीं होते। फॉर एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप FO + FE है 105, FO/FE है 20। तो कहता है बताएं द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस कितनी होगी। अच्छा यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि FO = 20 FE है। तो अगर मैं इस FO की वैल्यू इधर पुट कर दूं तो 20 FE + FE = 105। तो ये 21 FE = 105। तो यहाँ से अगर मैं FE निकालूं वो 105/21 बचता है। तो अब ये 105/21 जो होता है बच्चों, ये बड़ा मशहूर MCQ है, ये याद रखिएगा। तो ये बच्चों जो होता है ये होगा 100 के बराबर। अच्छा अब ये अगर हमारे पास 100 सेंटीमीटर आ गई है तो हम क्या काम करते हैं, FE इधर 100 पुट करते हैं, FE और FO अगर निकालना हो तो इसको उधर जाकर माइनस कर देंगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। वैसे भी देखें थोड़ी सी बंदा अकल इस्तेमाल कर लेना, ये देखो इन दोनों को ऐड करें ना तो 105 बनता है, ठीक है। फिर अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो वो 20 भी आ जाता है। तो भाई बड़ी सिंपल सी हम डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हैं चार्ली। द फाइनल इमेज ऑब्टेन्ड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से जो फाइनल इमेज बनता है, जो इन्फिनिटी पर बच्चों बनता है, वो कहता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा वो इरेक्ट भी होता है, मैग्नीफाइड भी होता है, ऑल ऑफ देम होता है। फोकल लेंथ, लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 105 सेंटीमीटर आर यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है, ये आईपीस की फोकल लेंथ है। मैग्नीफाइंग पावर होती है FO/FE। तो 100 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यूनिट इसका कोई नहीं होता, तो इट्स लेंथ। अच्छा उसने लेंथ आपसे पूछी है, सॉरी, तो अगर आपसे उसने लेंथ पूछ ली, मैं समझा मैग्नीफाइंग पावर, अगर तो लेंथ पूछ ली तो L = FO + FE। तो चुप करके आंसर लगा देना 105 सेंटीमीटर। क्या आंसर है बच्चों इसका, 105 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ओके, इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट MCQ है, MCQ थोड़े से ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ ताकि हम साथ साथ अपने क्लियर कर लें। इसके बाद 56 MCQ में अगर आप थोड़ा गौर से बच्चों देखें, कहता है एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से आप लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। अ ग्रेटिंग इज प्लेस्ड ऑन द टर्न टेबल विच इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस।
बच्चों ये बुक की लाइन है, बुक की लाइन, तो इसका आंसर है फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस। द component of the spectrometer which consists of a fixed metallic tube and a concave lens and convex lens and adjustable slit is called collimator, बुक की लाइन है, बीटा आंसर है। an instrument which consists of 3 parts collimator, telescope and turntable is called spectrometer, बीटा आंसर है। in spectrometer the function of the collimator is to produce parallel beam of light, parallel beam of light बनाती है collimator। उसके बाद एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू रिवील द माइनर डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर, इस चीज को हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। द फार्मूला अल्फा मिनिमम इज इक्वल टू दिस फॉर रिजॉल्विंग पावर वाज गिवन बाय द, हाँ जी ये जो फार्मूला था बच्चों ये 62 MCQ वाला, ये रैले ने दिया था, रैले। द साइंटिस्ट हु करेक्टली नेम द स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी मैयर द स्पीड ऑफ लाइट, जिसने करेक्टली स्पीड ऑफ लाइट को बच्चों मैयर किया था वो कौन था, उसका आंसर था मिचेल्सन, वेरी इंपॉर्टेंट। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट अटेम्प्ट टू मैयर द स्पीड ऑफ लाइट, जिसने सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट को मैयर करने की कोशिश की थी वो था गैलीलियो। मिचेल्सन ने जो स्पीड ऑफ लाइट मेजर की थी c = 16 FD, इसका आंसर है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है डेल्टा। स्पीड ऑफ लाइट इन द अदर मीडियम इज ऑलवेज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, तो इसका आंसर है बच्चों अल्फा। तो 67 का आंसर क्या हो गया बच्चों, अल्फा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों जो MCQ है 68, इन मिचेल्सन एक्सपेरिमेंट द एंगल सबटेंडेड बाय द साइड ऑफ 8 साइडेड मिरर, बच्चों जो टोटल एंगल बनता है वो बनता है 2 पाई, तो टोटल एंगल होता है ना, और किसी एक साइड के लिए तो क्योंकि 8 साइडेड मिरर है 8 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा π/4, सो आपका आंसर है डेल्टा। द स्पीड एट विच लाइट ट्रेवल्स विद इन द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, क्योंकि n = c/v होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। अलेक्जेंडर बेल इन्वेंटेड द डिवाइस नाउन एज फोटोफोन, उसको हम फोटोफोन बोलते हैं, बुक की लाइन है, उसमें लिखी हुई है ऑप्टिकल फाइबर के टॉपिक में। ग्राहम बेल वाज एबल टू ट्रांसमिट अ वॉइस मैसेज विया, उसने किसकी मदद से वॉइस मैसेज को बच्चों भेजा था, अपना इसने ग्राहम बेल ने, तो इसका आंसर था बीम ऑफ लाइट की मदद से भेजा था। द डिटेक्टर इन द फोटो फोन इज मेड अप ऑफ, हाँ जी किसका बना होता है, ये बना होता है बच्चों सिलीनियम का, बुक की लाइन है, देख रहे हैं बुक की लाइन में से MCQ आए हैं। फॉर इंसिडेंट एंगल्स इक्वल टू और ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, बच्चों अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो आपको पता है लाइट अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ जाती है, तो वो सरफेस कहता है किसके तौर पे एक्ट करती है, तो मिरर भी तो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये मिरर के तौर पे एक्ट करती है। एयर ग्लास बाउंड्री के लिए बच्चों जो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो आपको पता है 41.8 डिग्री होता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 42 डिग्री भी बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। अब फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, किसी भी और कम्युनिकेशन सिस्टम के कितने मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, तो बच्चों याद रखिएगा 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल एंड रिसीवर। इसको जरा गौर से देखें जल्दी जल्दी। अच्छा इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट है, एन ऑप्टिकल फाइबर विद इट्स प्रोटेक्टिव कोर में भी टिपिकली, कहते हैं जो प्रोटेक्टिव कोर के साथ ऑप्टिकल फाइबर होता है उसका डायमीटर कितना होता है टिपिकली, तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 7 मिलीमीटर होता है। ये बुक की लाइन है, इसको मजीद क्लियर भी कर लीजिएगा काइंडली एक बार किताब से। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स आर, हाँ जी ऑप्टिकल फाइबर्स की तमाम ऑप्टिकल फाइबर्स की टाइप्स हैं। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर इज यूज्ड फॉर, जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर होता है बच्चों ये जस्ट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है, तो अल्फा आंसर है इसका। नेक्स्ट MCQ, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, जो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होता है कहते हैं हैज़ डायामीटर, इसका होता है तकरीबन मेरे ख्याल 50 to 100 माइक्रोमीटर के करीब होता है, ठीक है ओके। इसके बाद हाउ मैनी फोन कॉल्स कैन बी कैरिड बाय द सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, 14,000 फोन कॉल। उसके बाद द ऑप्टिकल फाइबर इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्शन बाय आ, हाँ जी इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी कवरेज होती है इसके ऊपर बच्चों, इसके ऊपर होती है प्लास्टिक की जैकेट। उसके बाद अ लेयर ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओवर द सेंट्रल कोर ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड, हम बच्चों इस लेयर का नाम क्या रखते हैं, क्लैडिंग रखते हैं। सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज़ अ वेरी थिन कोर ऑफ अबाउट, हाँ जी सिंगल मोड की जो होती है कोर की रेंज वो कितनी होती है, तो इसका आंसर है ऑलमोस्ट 5 माइक्रोमीटर, बुक की लाइन है। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज़ अ कोर ऑफ रिलेटिवली लार्जर डायमीटर सच एज, हाँ जी मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की कितनी होती है, तो बच्चों इसका आंसर है 50 माइक्रोमीटर। अच्छा ये जितने भी MCQs हैं ना इन सारों की डिटेल्ड डिस्कशन मैंने ना क्लास के अंदर की हुई है,
जो मेरी क्लास है रेगुलर, ठीक है। तो आप लोगों ने लाजमी इसको वहाँ से कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लाइट एंटरिंग द ग्लास विल नॉट सफ़र चेंज इन, जब भी लाइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फ्रीक्वेंसी में कभी भी तब्दीली नहीं आएगी। फाइबर ऑप्टिक सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर, हाँ जी, फाइबर ऑप्टिक प्रिंसिपल कहता है, सिस्टम कहता है किस लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखें, हम इसको वर्ड प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। यूज़ ऑफ आउटर लेयर इन ऑप्टिकल फाइबर कॉल्ड क्लैडिंग इज़ मेनली टू, हाँ जी, ये किस लिए होती है जी। तो बच्चों याद रखें, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करवाने के लिए होती है। बुक की लाइन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। द डिसएडवांटेज ऑफ स्टेप इंडेक्स फाइबर, इसका स्टेप इंडेक्स फाइबर का एक डिसएडवांटेज ये है कि बच्चों ये क्या काम कर देता है, आने वाली लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ में डिवाइड करता है, डिफरेंस इन द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल्स। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, लॉस ऑफ द पावर इन ऑप्टिकल फाइबर रिजल्ट्स इनटू, कहते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर में जो के रिजल्ट में जो पावर में लॉस आता है वो पुअर रिसेप्शन की वजह से भी आता है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एट द रिसीवर, डिले इन द टाइम, ऑल ऑफ दीज की वजह से आता है। इन ऑप्टिकल फाइबर्स रिपीटर्स आर यूज्ड डाउन आफ्टर एवरी, हाँ जी, रिपीटर्स कितने कितने डिस्टेंस के ऊपर यूज़ होते हैं बच्चों, तो ये 100 किलोमीटर के ऊपर लगे होते हैं ताकि उन सिग्नल्स को दोबारा से फ्रेश कर सकें। इसके बाद टेलीविजन सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू लाइट सिग्नल, हाँ जी, टेलीविजन सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम डिकोडर इस्तेमाल करते हैं। अ कन्वेक्स लेंस एक्ट एज डाइवर्जिंग लेंस, कोई भी कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस के तौर पर उस वक्त एक्ट करेगा बच्चों जब आप क्या काम करेंगे, ऑब्जेक्ट को रख देंगे विद इन द फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस, अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान में पड़ा होगा तो उसका इमेज क्या बनेगा, रियली तो बनेगा। f और 2f के दरमियान में पड़ा होगा तो इमेज 2f से आगे बनेगा, रियल बनेगा। रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ द टू कन्वेक्स लेंस इज डैश द रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ है, हाँ जी। तो बच्चों इक्वल होती है, रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ जो होती है वो रेशियो ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द लेंस की इक्वल होती है। कन्वेंशन ऑल द डिस्टेंसेस एफ पी क्यू आर मेजर्ड फ्रॉम द, कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से मेजर करते हैं। अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग पावर, तो अब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है 1 + d/f। अब d जो होता है वो 25 होता है, फोकल लेंथ है 2, तो ये तकरीबन कितना बनता है, ये बनेगा अपना, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये 98 का मैं एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ आपको। 98 MCQ का आंसर बन जाना बच्चों, अल्फा 13.5 आ जाएगा, 12.5 ही आएगा, 1 उसमें ऐड कर देंगे 13.5 बन जाएगा। इसके बाद द वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाँ जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो वर्किंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो वर्किंग है, हाँ, वो लेंस से पहले रे रिफ्रैक्ट भी हुई थी, फिर उसके बाद वहाँ से वो वापस भी आई थी, ठीक है। तो इसके बाद इन द फार्मूला डी रिप्रेजेंट्स डायमीटर ऑफ द लेंस। मिनिमम मैक्सिमम डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बाय द माइक्रोस्कोप एंड द ऑब्जेक्ट इज इल्यूमिनेटेड बाय आ लाइट ऑफ, अब आर होता है d/1.22 लैम्डा, तो रिजॉल्विंग पावर उतनी अच्छी होगी जितना लैम्डा कम से कम होगा, शॉर्ट वेवलेंथ आंसर है। द लिमिट टू विच माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू रिवील डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, हाँ जी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नैरो ऑब्जेक्टिव एंड लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, वही d/1.22 लैम्डा से। स्नेल्स लॉ n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2 व्हेन θ2 इज 90 डिग्री, थीटा इज क्रिटिकल एंगल, देन द स्नेल्स लॉ। आप देखें अगर आप θ2 को यहाँ पर 90 पुट कर देंगे, sin 90 1 हो जाएगा, और ये θc जो है वो बराबर sin θc बराबर आ जाएगा n2/n1 के, ठीक है। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके ये निकाल ले, बीटा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट MCQ कहते हैं द पावर ऑफ अ लेंस वुड बी 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर उस वक्त होगी अगर उसकी फोकल लेंथ भी कितनी होगी, 1 मीटर होगी, अगर उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी, अल्फा आंसर है। फिर उसके बाद कहता है जी ये डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या काम किया है, एक लेंस को ना ऐसे वर्टिकली आपने कट कर दिया। जब आप उसको याद रखिएगा, फोकल लेंथ का लेंस की थिकनेस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। जब आप उसकी थिकनेस को हाफ कर देंगे ना तो फोकल लेंथ पहले से डबल हो जाएगी, तो इसका आंसर है 2f। तो बच्चों याद रखें 106 का आंसर है चार्ली। जब ये आप उसको वर्टिकली कट करते हैं तो उसकी थिकनेस पहले से हाफ हो जाएगी और फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। अ स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ऑल ऑफ दीज, तमाम मेजर करता है। यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन अ कन्वेक्स लेंस। तो बच्चों इस MCQ को के ऊपर लिखने वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, इसका आंसर है 4f, क्योंकि
आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर पड़ा होता है तो उसका इमेज भी एग्जैक्ट 2f के ऊपर बनता है, तो उस वक्त टोटल जो इनके दरमियान में डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 4f होता है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है बच्चों 18 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो कहता है द इमेज फॉर्म्ड इज, अब देखें जो फोकल लेंथ है वो तो है 6 और ऑब्जेक्ट जो है वो 18 यानी 3f के ऊपर पड़ा हुआ है। तो बच्चों याद रखिएगा 110 MCQ का जो आंसर है, तो जाहिर बात है एक तो रियल बनेगा और ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उसका इमेज उतना ही छोटा बनेगा, तो रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा याद रखें इमेज उतना छोटा बनेगा, तो इमेज इन्वर्टेड अपना क्या नाम है छोटा बनेगा, और अब क्योंकि है तो 3f है ना, मतलब 2f से भी पीछे पड़ा हुआ है तो इमेज रियल बनेगा। पड़ा हुआ है ना, अगर ऑब्जेक्ट 2f से पीछे पड़ा हो तो इमेज क्या बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट उसने पूछ लिया। अच्छा m इज इक्वल टू होता है I/O, उसने बोल दिया साइज द इमेज जो है ना वो कन्वेक्स लेंस से ट्वाइस है, यानी m जो है वो 2 उसने आपको बेसिकली दे दिया, मैग्नीफिकेशन 2 है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट p निकालनी है। आप क्या काम करें, अब आप इस MCQ में m जो है वो 2 है तो आप सबसे पहले लिख लें Q/P इज इक्वल टू 2, तो Q इज इक्वल टू आ गया 2P, एक बात तो डन होगी। अब f है 10, अब 1/f इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q तो फार्मूला होता है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q की जगह पे भी 2P पुट कर दें। जब आप LCM लेंगे तो 1/f इज इक्वल टू नीचे आ जाएगा 2P, तो ऊपर बन जाएगा जब LCM लेंगे 3 बन जाएगा। तो बच्चों ये याद रखें एक देसी फार्मूला, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 2P/3, ये शॉर्टकट ही याद रख लें, वैसे भी f इज इक्वल टू 2P/3। अब देखें आप p उसने कितना दिया है आपको, p तो आपने निकालना है, तो p इज इक्वल टू 3f/2 लिख लो। फिर अगर आपने p निकालना है तो p किसके बराबर आ जाएगा, p बराबर आ जाएगा 3f/2। फोकल लेंथ को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 से डिवाइड कर दें, तो 3 इंटू 10 30/2, तो आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। वेरी नाइस MCQ। ओके बच्चों, तो इस MCQ का आंसर है डेल्टा। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट MCQ है उसमें उसने क्या बोला, मिचेल्सन एक्सपेरिमेंट में जो स्पीड ऑफ लाइट है c इज इक्वल टू 16 FD है, तो इसका आंसर है अल्फा। द डायामीटर ऑफ द सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का जो डायामीटर होता है बच्चों वो 5 माइक्रोमीटर होता है। फोकल लेंथ जो होती है f इज इक्वल टू आपको पता है R/2 होती है, जो लेंस की फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के दरमियान में रिलेशन होता है, f इज इक्वल टू R/2 है, तो बीटा आंसर है आपका। If the focal length of the objective lens is 60 and magnification और eyepiece की है 20, तो m इज इक्वल टू होता है FO/FE। तो ऑब्जेक्टिव की है 60, eyepiece की है 20, 60/20 आंसर आ जाएगा 3। ठीक हो गया, इसका आंसर कितना है 3, और मैग्निफिकेशन पूछिए तो इसका यूनिट कोई नहीं होगा, ठीक है। ओके बच्चों, अच्छा एक मिनट, उसने क्या बोला है, फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की 60 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन 20 अचीव करनी है आपने, तो कहता है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कितनी होगी, तो m इज इक्वल टू FO/FE है, तो FE बराबर आ जाएगा FO/m, ठीक है। तो अब FO 60 है तो ये 20 है, तो अब आंसर आपका 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट MCQ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन होती है मैंने बताया MO/ME होती है। टू इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप वी शुड यूज, रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, वाइडर ऑब्जेक्टिव को यूज करेंगे हम। उसके बाद एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी प्लेन मिरर विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, विद व्हाट स्पीड विल हिज इमेज मूव टुवर्ड्स हिम। जब ऑब्जेक्ट उसकी तरफ जा रहा होगा तो इमेज उसके करीब आ रहा होगा, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों मिलकर कितनी हो जाएगी, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जानी है, हाँ जी। तो इसका आंसर हो जाना बच्चों, वो करीब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाए तो 8 मीटर पर सेकंड उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन विच मिरर शुड बी यूज टू ऑब्टेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मॉल लैंप। हाँ जी, स्मॉल लैंप की मदद से हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसकी मदद से हासिल कर सकते हैं, कन्वेक्स लेंस की मदद से। अच्छा उसने मिरर पूछा है तो मिरर अगर पूछेगा तो वो कनकेव मिरर की मदद से, सॉरी ये लंबी डिटेल है, आगे देख लेंगे।
लेक्चर सुनेंगे उसमें काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, हाउ फॉर द इमेज। ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट की, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। अच्छा वो पड़ा हुआ है कनकेव मिरर से 15, यानी पी जो है वो 15 सेंटीमीटर है। अच्छा फोकल लेंथ कितनी उसने दे दी है जी 10 सेंटीमीटर दे दी है। कहते हैं बताएं हाउ फॉर द इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस क्या होगा। अब देखें एफ भी है पी भी है, आप 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q लगा के वहां से इमेज निकाल सकते हैं। और ये तकरीबन आपका बनेगा बच्चों कितना -30 सेंटीमीटर बनेगा, क्योंकि कनकेव मिरर है तो इसलिए माइनस में ही आएगा इसका आंसर। उसके बाद और यहाँ पर आप जो एफ है वो माइनस में पुट कर लीजिएगा ना, तो क्यू भी ओवरऑल माइनस में आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं इनमें से कौन सा फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। तो बच्चों इसका आंसर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि ये फिर मॉडर्न फिजिक्स में एक्सप्लेन हुआ था ना। व्हाट विल बी द कलर ऑफ द स्काई एज सीन फ्रॉम द अर्थ इफ देयर वर नो एटमॉस्फेयर। अगर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमें वो क्या स्काई नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा। उसके बाद इन वैक्यूम लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ दिस, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, n इज इक्वल टू c/v। तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा c/n। अब c होता है 3 × 10⁸ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना है 1.5 जो होता है ये बेसिकली 3/2 होता है। 3 से कट गया तो 2 ऊपर चला गया तो 2 × 10⁸ बच्चों 8 बचेगी। तो आपका आंसर है अल्फा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 पैरेलल मिरर्स, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। भाई उससे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इमेजेस बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आप बना सकते हैं। ये मेरे एंट्री टेस्ट के लेक्चर्स हैं, उनके अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं। तो ये बच्चों कुछ एंट्री टेस्ट के MCQs भी थे इसमें 4-5, और मगर ये बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं, इसलिए सारे बोर्ड के पेपर के ये MCQ से जो कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 के सॉल्व करवा दिए हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।